Hello dear students. So today we will discuss about the regulation of gene expression, and in this topic we will have an introductory overview of the operon system. ठीक है, तो जब हम जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के वेरी बिगिनिंग में कि जो फ्रांसिस क्रिक थे उन्होंने एक प्रपोज किया था थ्योरी जिसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोला जाता है उसको। तो सेंट्रल डॉगमा क्या बोलता है कि जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है वो डीएनए से आरएनए में आता है, आरएनए से प्रोटीन में आता है। Now, once we have discussed the process of the DNA replication, transcription, translation, and several other related concepts, it has become more clearer to us how information flows from DNA or from the genomic portion eventually to make a protein product, which is the final product or final product of the gene expression in most of the cases, right? ओके, तो हमने देखा कि जब डीएनए से सबसे पहले क्या बनता है एचएनआरएनए बनता है। किसके केस में? यूकैरियोट्स के केस में। प्रोकैरियोट्स के केस में डीएनए से डायरेक्टली एमआरएनए बनता है। वहाँ पे ये स्टेप जो है स्किप हो जाता है। ठीक, तो डीएनए से एचएनआरएनए जो बनता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग and maturation of the hnRNA or processing and maturation of the transcript, which also involves the splicing of the primary transcript. Primary transcript क्या है? hnRNA जो है वो primary transcript है और ये है mature transcript mRNA, राइट? तो ये सबसे क्रूशल स्टेप हो गया ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक सबसे पहला स्टेप है किस चीज़ का? जीन एक्सप्रेशन का या इंफॉर्मेशन फ्लो का, राइट? उसके बाद फिर ये एमआरएनए क्या होता है, ये कहाँ पे बना है? मैच्योरेशन इसका होता है न्यूक्लियस में, यूकैरियोट्स के केस में। प्रोकैरियोट्स के केस में तो न्यूक्लियस होता नहीं है। तो दिस आरएनए इन केस ऑफ न्यूक्लियस नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म, राइट? एंड देन आफ्टर कमिंग इनटू द साइटोप्लाज्म दिस एमआरएनए transfers its information to the chain of the polypeptide and the process is called as the translation process। ठीक, तो एमआरएनए से जो प्रोटीन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इस तरह से आपने देखा कि देयर आर सेवरल स्टेप्स ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन फ्लो: ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग एंड मैच्योरेशन एंड स्प्लाइसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एमआरएनए एंड ट्रांसलेशन। तो ये चार क्रूशल प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि ये इंफॉर्मेशन फ्लो का पार्ट है। तो ऑब्वियसली जब आप रेगुलेशन की बात करेंगे तो आप किसी भी एक स्टेप पे एट एनी वन ऑफ द स्टेप और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्टेप्स पे आप प्रोटीन एक्सप्रेशन को या जीन एक्सप्रेशन को आप रेगुलेट कर सकते हो। ठीक, तो यही चीज़ आपके बुक में दिया हुआ है, जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो ये आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। ये चारों पॉइंट्स जो हैं, ये चारों स्टेजेस जो हैं, वहाँ पे क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब एक जनरल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, रेगुलेट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए उसमें कई स्टेजेस हैं। तो सबसे बेस्ट रेगुलेशन या सबसे बेस्ट कंट्रोल उस चीज़ को माना जाता है जब आप तो उसके सबसे फर्स्ट स्टेज पे ही, सबसे फर्स्ट स्टेप पे ही अगर उसको कंट्रोल कर लो तो वो कंट्रोल सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे बेस्ट टाइप का कंट्रोल माना जाएगा यूजुअली। ठीक, ये हमारा एक कॉमन सेंस कहता है। सेम थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर द बायोलॉजिकल सिस्टम्स एज वेल। तो फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट सिस्टम, फॉर मोस्ट ऑफ द यूकैरियोट सिस्टम एज वेल, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन का। ठीक है, इन अदर वर्ड्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल द प्रोकैरियोट्स द ट्रांसक्रिप्शन इज द प्राइमरी स्टेप
और प्राइमरी स्टेज ऑफ द रेगुलेशन फॉर जीन एक्सप्रेशन। तो इससे आपको समझ में आ गया कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कितना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन ना सिर्फ डीएनए से इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है आरएनए में, बल्कि वो इसका बहुत बड़ा रोल है कि जीन एक्सप्रेशन के लेवल को डिसाइड करे, कौन से जीन को एक्सप्रेस करना है, कौन से जीन को नहीं एक्सप्रेस करना है, कौन से जीन को कितना एक्सप्रेस करना है। ठीक है, यानी कौन सी प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत है, कौन सी प्रोटीन या एंजाइम कम क्वांटिटी में ज़रूरत है। दीज थिंग्स प्राइमरली विल बी डिसाइडेड एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो ये जो है रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है। रेगुलेशन क्या है, मतलब आप कंट्रोल कर रहे हो जो इन्फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्रोटीन बन रही है या आरएनए बन रहा है, आप उसको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हो, किस तरह से आप उसको उसके लेवल को मेंटेन कर रहे हो या शट ऑफ कर रहे हो या उसके लेवल को बढ़ा रहे हो, या कोई प्रोटीन नहीं एक्सप्रेस हो रही थी आप उसको एक्सप्रेस करवा दे रहे हो। यही सब चीज़ें रेगुलेशन का पार्ट है ऑब्वियसली, राइट। तो ये देखा आपने ट्रांसक्रिप्शन को। तो ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाता है भाई? अब विच इज़ द एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज कैरीड आउट बाय द एंजाइम कॉम्प्लेक्स नोन एज द आरएनए पॉलीमरेज, राइट। हमने देखा था कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट करवाता है, राइट। So obviously there should be some factor or some molecule which can interact with the RNA polymerase and then can decide or then can control the level of the transcript or the process of the transcription, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, वो जा कर के उससे बाइंड होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को या तो एक्टिवेट करते हैं या तो इसको स्लो डाउन करते हैं, यानी रिप्रेस करते हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड होकर के सप्रेस करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिप्रेसर मॉलिक्यूल, राइट। कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जो आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड होकर के एक्टिवेट कराएगा, उसको हम बोलेंगे एक्टिवेटर मॉलिक्यूल, राइट। तो इस तरह से रिप्रेसर एंड एक्टिवेटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ठीक। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि रेगुलेशन जो है वो किस तरह का हो सकता है। फॉर एग्जांपल एशेरिकिया कोलाई एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनिज्म, हम बार बार उसकी बात करते आए हैं। एशेरिकिया कोलाई इज ए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इट डज नॉट हैव न्यूक्लियस, इट हैज़ ए स्मॉल जीनोम, 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स, राइट। So Escherichia coli utilizes glucose as the primary source of the energy, right? But बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास जो ग्लूकोज है वो अवेलेबल नहीं है इनफ क्वांटिटी में। नाउ इफ ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल एंड ग्लूकोज इज टोटली एब्सेंट, तो ई कोलाई को एनर्जी कहाँ से मिलेगा, राइट। उस सिचुएशन में क्या होता है कि कुछ अदर कार्बोहाइड्रेट्स है जैसे कि लैक्टोज। तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट है विसिनिटी में, लैक्टोज क्या है? एक तरह से ये भी शुगर है। आपको इसका कॉमन नेम पता है किसी को? लैक्टोज शुगर जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? एनीबॉडी रिमेंबर्स? हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो लैक्टोज इज मिल्क शुगर, ठीक है। बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में हमने इसका सब कुछ डिटेल देखा था, राइट। तो अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो बैक्टीरिया क्या करेगा? लैक्टोज जो कि बाहर प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज करेगा। लैक्टोज किस चीज़ से बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये दो मोनोसेकेराइड से उससे बना होता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि लैक्टोज इज ए डाइसेकेराइड, राइट। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज को अगर इसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना है तो क्या करेंगे? ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस करेंगे। तो ग्लूकोज से 10 स्टेप का जो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे थे उससे फाइनली आपको क्या मिलेगा? पाइरुवेट मिलेगा, और उससे आपको क्या मिलेगा? एटीपी मिलेगा, ठीक। और वो एनर्जी जो है बैक्टीरिया यूटिलाइज करेगा, और वो पाइरुवेट जो है वो फर्दर इट कैन बी डिग्रेडेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग द क्रेब्स साइकिल, ठीक, लिंकिंग रिएक्शन के बाद में।
तो आप में से जो लोग भूल चुके हों ये चीज़ें, नाउ इट इज़ यू हैव एनफ टाइम, सो आई विल आस्क यू टू जस्ट डू ए रिवीजन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। आप इसी बहाने थोड़ा सा उसको बैक जा कर के एक बार देख लोगे वो प्रोसेसेस को, थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक बार रिवीजन हो जाएगा तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब आपको चीज़ें याद रहती हैं तो पहली बात कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी रहती है, और दूसरी चीज़ आपको फर्दर आपको जो प्रिपरेशन करना है वो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो एस्केरिया कोलाई जो कि प्राइमरली ग्लूकोज को यूज़ करता है, जब ग्लूकोज एब्सेंट हो गया तो उसको लैक्टोज को यूटिलाइज करना है, तो एस्केरिया कोलाई को क्या क्या चीज़ चाहिए। आप सिंपल सा इमेजिन कीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या होगा, you need this lactose to enter inside the cell from outside environment, right? So entry of the lactose into the cell and then its breakdown, right, from disaccharide into the monosaccharides so that it can enter into the glycolysis pathway. ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा क्रूशल है, राइट? तो भाई अगर एंट्री करना है सेल के अंदर तो आपको पता है कि सेल्स हैव द बैरियर, इट हैज़ द सेल वॉल, इट हैज़ द cell membrane, so not every molecule can enter, rather there is a very restricted entry of the molecules. So lactose needs to be entered, it needs to be imported, so this also will be regulated. There has to be some enzyme, some transporter or some carrier protein which will help the entry of the lactose from outside into to the inside of the bacterial cell, right? तो ये एंट्री के लिए आपको कोई एंजाइम या कोई प्रोटीन जो कैरियर प्रोटीन है वो बनाना पड़ेगा, तभी वो एंट्री करवा पाएगा। उसके बाद इसके ब्रेकडाउन किससे होता है, एक एंजाइम से होता है, लैक्टोज से। जो एंजाइम है वो इसको ब्रेकडाउन करेगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एंजाइम? द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज़ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा किस लिए नाम रखा गया है? जो लैक्टोज है इसके बीच जो बॉन्ड होता है लैक्टोज और ग्लूकोज के बीच में इस डाइसैकेराइड में, वो होता है, उस बॉन्ड का नेचर है बीटा। हमने अल्फ़ा और बीटा जो है एनोमेरिक कार्बन पे डिस्कस किया था, अल्फ़ा कार्बन एंड बीटा कार्बन। तो यहाँ पे बीटा कार्बन होता है, जो OH का जो पोजीशन है वो बीटा फॉर्म में होगा, इसीलिए इसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज बोलते हैं। ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एक्चुअली वो जो है, दिस इज द एंजाइम विच इज़ कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग द लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमेरिक सब यूनिट्स, राइट? तो अब जो भी बैक्टीरिया है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसको ये दोनों चीज़ें अब सिंथेसाइज करने पड़ेंगी, ये कैरियर प्रोटीन एंट्री के लिए और ये एंजाइम। सो व्हाट हैज़ टू बी डन? द बैक्टीरिया शुड केयरफुली सिंथेसाइज बोथ द जीन्स, right? Both the genes need to be expressed, both the proteins need to be synthesized simultaneously. अगर एक बनेगा दूसरा नहीं बनेगा तो बेकार है। आपने एंट्री करा दिया, ब्रेकडाउन नहीं करा पा रहे हो तो भी बेकार है। आपने ब्रेकडाउन करने की कैपेबिलिटी है लेकिन एंट्री नहीं पॉसिबल है तो वो भी बेकार है। तो यानी कि दोनों का जो एक्सप्रेशन है दोनों जीन्स का, इट नीड्स टू बी कोऑर्डिनेटेड, राइट? सो जीन्स नीड कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन एंड देयर कोऑर्डिनेटेड एक्सप्रेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी जीन किस जीन के साथ में एक्सप्रेस होना है, कौन सी जीन का कितना अमाउंट एक्सप्रेस होना है, कौन सी जीन कब एक्सप्रेस होना है, ठीक है? दिस ऑल कम्स अंडर द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेटेड एक्सप्रेशन, ओके? तो जो यूकैरियोट्स हैं उसमें तो कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन होता है, लेकिन आपके सिलेबस में प्रोकैरियोट्स का रेगुलेशन जो है वो थोड़ा सा डिटेल में जाके स्टडी करना है। प्रोकैरियोट्स के रेगुलेशन में हमने ऑलरेडी देखा था कि जो जीन्स होती हैं वो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स होती हैं, राइट? हमने ट्रांसक्रिप्शन में देखा था। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ कि कई सारी जीन्स एक साथ प्रेजेंट होती हैं, राइट? और उनके लिए एक कॉमन ट्रांसक्रिप्ट होगा। हमने ट्रांसक्रिप्शन में इसको स्टडी किया था, आप वहाँ से रिकॉल कीजिए। और जिसमें से आप लोगों में से जिसको नहीं याद है, आप वीडियो का वो पोर्शन जाकर फिर से देखिए ट्रांसक्रिप्शन का, कि किस तरह से दो एंजाइम्स या दो प्रोटीन्स या तीन प्रोटीन्स एक साथ जो है mRNA में एक साथ मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्ट की तरह से ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। नाउ अब उसका अगर ट्रांसक्रिप्शन एक साथ हो रहा है
तो ऑब्वियसली उन सारे जीन्स के जो एक साथ ट्रांसक्रिप्ट हो रहे हैं, एक साथ एक ही एमआरएनए का पार्ट है, तो उनके लिए एक कॉमन प्रोमोटर होना चाहिए, राइट। सो दिस कॉमन प्रोमोटर will regulate the transcription of the all these joint RNA molecules, joint mRNA molecules rather, ठीक है। तो ये जो प्रोमोटर होगा इसका, ये मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स का, उस प्रोमोटर पे क्या आके बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज। नाउ देयर इज ए सीक्वेंस इन द डीएनए इन द जीनोम विच इज़ कॉल्ड एज ऑपरेटर सीक्वेंस, ठीक है। जैसे हमने प्रोमोटर देखा, उसी तरह से एक सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटर सीक्वेंस। तो प्रोमोटर कौन सा सीक्वेंस होता था, ऐसा सीक्वेंस जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करता था या स्टार्ट करता था। अब ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर सीक्वेंस जो है, दिस इज ए सीक्वेंस बिफोर द प्रोमोटर, सॉरी रादर आफ्टर द प्रोमोटर, ओके, ये बिफोर नहीं है। आफ्टर का मतलब क्या हुआ, 3 प्राइम एंड पे। तो ये सीक्वेंस आफ्टर द प्रोमोटर, ये हम और डिटेल में जब हम लाइक ऑपेरॉन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, रादर इसी टॉपिक के नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर उसका क्या होता है। तो ऑपरेटर एक डीएनए का सीक्वेंस है जो कि प्रोमोटर के पास में होता है, प्रोमोटर के बाद में होता है, राइट। और इसमें क्या करता है, एक मॉलिक्यूल बाइंड होता है जो कि रिप्रेसर बोलते हैं हम, ठीक है। तो एक रिप्रेसर आकर के, देखिए प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है, ऑपरेटर में रिप्रेसर बाइंड होता है। तो रिप्रेसर प्रोटीन एक है जो कि जाके बाइंड हो जाती है, और अगर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो गई तो ये क्या करेगी, आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग को इनहिबिट करेगी। इट विल नॉट अलाउ द आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड टू प्रोमोटर, और अगर प्रोमोटर से बाइंड नहीं होगा तो उसका ट्रांसक्रिप्शन जो है क्या होगा, स्टार्ट नहीं हो पाएगा, राइट। अब ट्रांसक्रिप्शन अगर स्टार्ट नहीं होगा तो उसका ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनेगा, एमआरएनए उसका नहीं बनेगा, तो उसका फाइनली प्रोटीन नहीं बनेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज आ करके बाइंड होगा, डीएनए के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक होता है प्रोकैरियोट्स में, ये हमने देखा। तो सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज है, वही आरएनए पॉलीमरेज उस बैक्टीरिया एस्केरिचिया कोलाई के अंदर जितने जीन हैं सब पे वही बाइंड होकर के वही ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। तो अब कौन से जीन पे बाइंड होना है, कौन से प्रोमोटर पे नहीं बाइंड होना है, ये आरएनए पॉलीमरेज ऑन इट्स ओन कैन नॉट डिसाइड, राइट। तो इसमें क्या करता है, ऑपरेटर सीक्वेंस हेल्प करता है। देयर आर यूनिक ऑपरेटर सीक्वेंसेज, यूनिक स्पेसिफिक सीक्वेंसेज। तो दीज रिप्रेसर्स गो एंड बाइंड टू द ऑपरेसर डिपेंडिंग अपॉन द नीड। कभी बाइंड होगा, कभी नहीं बाइंड होगा, वो आपको और क्लियर होगा जब हम लाइक ऑपेरॉन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि यूजुअली क्या होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन अगर हाल्टेड रखना है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कराना है, तो क्या होगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है, ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इट विल कीप ऑन बाइंडिंग टू द डीएनए सीक्वेंस, द ऑपरेटर सीक्वेंस। इफ इट इज बाउंड टू द ऑपरेटर सीक्वेंस, आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड टू द प्रोमोटर। दिस इज हाउ ट्रांसक्रिप्शन कैन नॉट हैपन। If there is no transcription, there is no mRNA, there is no protein formation. So जीन का एक्सप्रेशन क्या होगा, शट ऑफ होगा, जीन का एक्सप्रेशन बंद होगा। कोई भी ये एंजाइम जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज या एंट्री वाला एंजाइम जो है वो सब नहीं बन पाएगा, ठीक। अब आप वहाँ से ऑपरेटर पे जो प्रिप्रेसर बंधा हुआ है अगर उसको हटा दोगे तो क्या होगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज वहाँ इजीली आके बाइंड हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, फिर एक्सप्रेशन हो जाएगा। सिंपल स्विच ऑफ मैकेनिज्म आप इमेजिन कर सकते हो, राइट। तो ये सब हम इवेंचुअली डिस्कस करेंगे थोड़ा और डिटेल में। लाइक ओपेरॉन का एग्जांपल कर लेते हुए, लाइक इज़ नथिंग बट लैक्टोज से डिराइव हुआ है, लैक्टोज का ओपेरॉन जो है उसी को लाइक ओपेरॉन बोलते हैं। तो लैक्टोज के यूटिलाइजेशन के लिए जो ओपेरॉन होता है, जो रेगुलेटरी अरेंजमेंट होता है, उसको लाइक ओपेरॉन बोलते हैं। और सबसे पहले इसको स्टडी किया था, इसको डिस्कवर किया था, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम बहुत फेमस है, फ्रांसिस जैकब एंड जैकस मोनोड। तो जैकब एंड मोनोड हम लोग बोलते हैं इसको, जैकब एंड मोनोड डिस्कवर्ड द लाइक ओपेरॉन, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, इसको बोलते हैं फ्रांसोis याको एंड याके मोनो,
ठीक है, तो ये एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, आपको उस पर जाने की ज़रूरत नहीं। आप जैकब एंड मोनोड याद रखिए, फ्रांसिस जैकब एंड जैक के मोनोड। तो जैकब एंड मोनोड ने क्या किया था, लाइक ओपेरॉन को स्टडी किया था डिटेल में, और किस तरह से लैक्टोज को यूटिलाइज करता है एस्कर्किया कोलाई ग्लूकोज के एब्सेंस में, किस तरह से उसका रेगुलेशन होता है उसके जीन का, कब एक्सप्रेस होता है कब एक्सप्रेस नहीं होता है। तो ये पूरा सिस्टम जो है जो कंट्रोल का होता है उसको हम बोलते हैं ओपेरॉन। तो ओपेरॉन एक तरह से क्या हो गया, एक स्मॉल सेट ऑफ जीन्स रेगुलेटेड टुगेदर इज कॉल्ड एज ओपेरॉन। और इस ओपेरॉन को यानी लैक ओपेरॉन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट नाइसली, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू।